गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। चलो जी, जल्दी से बताओ क्या होमवर्क क्या था लास्ट क्लास में। ये अच्छा तरीका है यार। गुड। अरे वाह। जेई एडवांस क्या हाल है हीरो? क्या? जेई एडवांस्ड 7, 13, 14। मजा आया जेई एडवांस करके या नहीं आया? भौमिक का कहना है, सर डू नॉट एंड दिस चैप्टर। मुझे अब मजा आ रहा है इस चैप्टर में, क्या बात है। कुछ ज्यादा ही आ गया, अच्छा। अरे वाह। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन में डाउट आया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे लग रहा है फोड़ने वाले हैं बेटा। इनफैक्ट सीरियसली स्पीकिंग, अभी मैं 12th की क्लास से भी आया हूं, अभी आपकी क्लास भी ले रहा हूं। मजा आएगा जिस दिन जेई का रिजल्ट आएगा ना। बल्ले बल्ले। बट समवन इज सेइंग सर बहुत बोरिंग है, खत्म कर दो इस चैप्टर को। हाँ दीक्षा। 3 क्वेश्चन में डाउट है। चलो डिस्कस करते हैं। जेई एडवांस 7, 13, 14 देख लेते हैं एक बार क्या हाल है इनके। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। आपको एक्स, ये रेशियो और कुछ इस तरह से कमेंट करने हैं। इनकी वैल्यू क्या होगी? यू वी एक्स राइट। क्वेश्चन नंबर 7 में V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। K क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इसका रेशियो बताना है, -2। ए ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमेशा आपको पता है -2 ही होगा। पोटेंशियल नेगेटिव में, काइनेटिक पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन, इसको ऐसे देखो, बी ऑप्शन को ऐसे देखो, ई की पावर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r(n)। आपको पता है कि ई जो होता है वो ये इसका स्क्वायर होता है, 1 नहीं, आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक सेकंड, एक सेकंड, क्या लिख? रेडियस। टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है -K1/2 KZE² होता है, यही होता है। तो ये टोटल एनर्जी, ये आर, तो इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो गई? 1। सी ऑप्शन, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² by z। यानी z ऊपर जाएगा तो z की पावर -1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -1। ऐसे ही करना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये अभी
थोड़ा वेट कर लो, इसका फॉर्मूला भी नहीं पता तो पता, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 आती है। आगे बढ़ो, डन। ये लास्ट डी ऑप्शन अभी थोड़ी देर बाद और समझ में आ जाएगा। 14th, अभी केवल रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा क्या जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज। हाइड्रोजन के सेकंड बोहर ऑर्बिट में, अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। और हमारे पास एक और फॉर्मूला है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्चुअली आंसर किस फॉर्मेट में चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंसर आपको एच और ए नोट की टर्म्स में चाहिए, तो यहां से v की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, बट सेकंड बोहर ऑर्बिट, अब सेकंड बोहर ऑर्बिट में रेडियस क्या होगी, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस अगर आर नोट है, ये कौन सा क्वेश्चन है 14, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस अगर आर नोट है तो सेकंड की क्या होगी, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो सेकंड बोहर ऑर्बिट की रेडियस 4a नोट होगी, एन की वैल्यू 2, h अपॉन 2 पाई। यहां से v की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये बड़ा अजीब सा है क्वेश्चन, फंस जाती गाड़ी थोड़ी सी, समझ में नहीं आता कैसे करें। ऐसे अगर आप मुझसे पूछोगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, तो ये भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, लो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये भी सही है। सेकंड बोहर ऑर्बिट, एन की वैल्यू 2 पुट कर दो। लेकिन ये आंसर सही है, बट जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं है। आपको उस फॉर्मेट में आंसर कैसे निकालना है ये सोचना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, कौन सी इक्वेशन यूज करें ताकि जिस फॉर्मेट में आंसर पूछा है वो आंसर उसी फॉर्मेट में आ जाए। 13 तो बहुत आसान है, 13th नहीं बता रहा बेटा। उसके बाद 15, रहने दो भाई, 15th भी नहीं बता रहा हूं। कौन पूछ रहा है यार 15th है, फिर क्या कर लो, एक फॉर्मूला लगाना है 15th में, लैम्डा इक्वल्स टू एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, और क्या पूछा है, टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होगा, दोनों की स्पीड बदल जाएगी, दोनों की स्पीड बदल जाएगी। फॉर्मूले पता है आप लोगों को, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, स्पीड का फॉर्मूला एच अपॉन एम अंडर रूट कोई 8RT बाई पाई एम। ध्यान रखना, अब इसका आपको रेशियो लेना है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी से भी कर सकते हो, या तो ऐसे करो, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट एच अपॉन 2m ये भी ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, 3/2 kT, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वही आएगा, वहां से भी वही आ रहा है, m और t, यहां से भी एक स्क्वायर रूट ही है, तो यहां से भी वैल्यू वही आएगी, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू m और t। बेटा किसी से भी करो रेशियो तो वही आएगा ना, तुम चाहे यू एवरेज यूज करो, यू एमपीएस यूज करो, या यू आरएमएस यूज करो,
रेशियो वही रहता है, रेशियो वही रहता है। कार्तिकेय आर टी भी आता है, के टी भी आता है। अब सोचना आर टी कब आता है और के टी कब आता है। एक मॉलिक्यूल के लिए करोगे तो के टी आएगा, एक मोल के लिए करोगे तो आर टी आएगा। उसके बाद क्या दिया था होमवर्क, 23, 24 और 26 है ना, 23, 24 और 26। बोलिए, सब में डाउट है। 23 का आंसर कुछ गलत दे रखा क्या, चेक कर लेते हैं यार, सही तो होना चाहिए। रेडियस ऑफ 23 की बात कर रहा हूं। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, यानी किससे मैच कर जाएगा, 1 किससे मैच करेगा, टी से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम जो है n पर डिपेंड कर रहा है, यानी s। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी थर्ड किससे मैच कर जाएगा, पी से। मैं सारे ही लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी भी बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही रहेगा, पी से। अब चेक कर लो आंसर क्या दे रखा, सेकंड का क्यू नहीं, चेंज कर लो, बॉम्बे हटा दो, आगरा कर दो, आगरा कर देना आंसर, ठीक है। ओके देन आगे बढ़ो। 24th, 24th देखो डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज उसे डिफिकल्ट बना रही है। मैं समझाता हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू नेट, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किस यूनिट में, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, राइट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके प्रेजेंट किया है। ये जो कर्व है याद करो, ये कर्व हमने पहले भी प्लॉट किया है, मैंने आप लोगों को रियल गैसेस में भी ये कर्व पढ़ा बताया है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, अगर आप इस कर्व को देखो तो समथिंग लाइक, मैंने आपसे कहा था बहुत दूर अगर आप हो, बहुत दूर है, इस कर्व को देखें डी नॉट डिस्टेंस पर, ये डी नॉट डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब एक तरह से वो एक दूसरे से बहुत दूर है। दो हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं क्योंकि उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अब और एक और लाइन उन्होंने दे भी रखी है,
डी इक्वल्स टू डी नॉट पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी हाइड्रोजन के इस एटम के इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रिपल्शन नहीं है, इसके न्यूक्लियस का इसके न्यूक्लियस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि है ही एक दूसरे से बहुत बहुत दूर। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी केवल कौन सी होगी, इस न्यूक्लियस की इसके साथ, इसकी इसके साथ, खत्म। और ये फॉर्मूला तो हमें पहले से ही पता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी एक एटम के लिए, एक एटम के लिए ध्यान रखना, एक एटम के लिए, यानी 13.6 इंटू 2 इंटू, और ये 13.6 इंटू 2 हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, खत्म। ये एक एटम के लिए। दो एटम के लिए क्या होगी, इंटू 2। दो एटम के लिए क्या होगी, इंटू 2, एक और फैक्टर आ गया, समझ गए। फॉर वन एटम ये, इसके लिए भी ये, तो पर मॉलिक्यूल पूछा क्या जा रहा है, पर मॉलिक्यूल। तो यहां पर इसको कितने टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स, तो ये एक और 2 का फैक्टर आ गया। लेकिन इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, जूल में। तो -13.6, 2 इंटू 2, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पर मोल के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से। आंसर बेटा एन की वैल्यू क्या, सीधा सीधा फर्स्ट ऑर्बिट में है, दूर दूर दो, सीधा सीधा क्वेश्चन पता है क्या है आपको पता है, दो हाइड्रोजन के एटम हैं जिसको हमने एक मॉलिक्यूल बोल दिया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो यानी यूं मान लो कि देर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स इट। यही कैलकुलेशन आपको करनी भी है। सॉल्यूशन देख सकते हो। 26। क्वेश्चन नंबर 26 में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में होता है, पिकोमीटर में कन्वर्ट करूं तो 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, राइट। हीलियम प्लस की बात हो रही है, हीलियम प्लस में, अब सोचो हीलियम प्लस में रेडियस 105.8, यानी इसकी डबल कब होगी, जेड की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू भी 2 होगी। यानी हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन डबल चाहिए आपको, तो एन इक्वल्स टू 2, रेडियस फॉर सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस 52.9, एन की वैल्यू 2, 4, जेड की वैल्यू 2, तो ये रेडियस कितनी आ गई 105.8 पिकोमीटर से जंप कहां कर रहा है, 1 में, 1 में करेगा तो इसका आधा, यानी हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप कर रहा है साहब। कहां से कहां कर रहा है, 2 से 1 में। इसके लिए आपको क्या निकालना है, फोटोन की वेवलेंथ। अरे क्या उससे आसान करोगे, आपको भी पता है इसकी एनर्जी -54.4, इसकी -13.6, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना आ रहा है, निकाल लो, 40 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। बोलो, नहीं हुआ आसान।
फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट वैसे ही कर लो यार। आसान है बट अब सोचो एक, अब क्या होता है ना, आसान ऐसे नहीं लगता आपको, ये कैलकुलेशन देखनी होगी। जैसे हमने डेटा देखा, फॉर्मूले को रीअरेंज किया, तो एग्जाम में क्या होता है, ये सारी चीजें टाइम लिमिट में करनी होती है, एक टाइम लिमिट होता है। अच्छा जी, आयुष का आज बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे आयुष, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यही दुआएं कि आफ्टर यानी 2025 में, मोस्टली तब तक या तो कॉलेज चले जाओगे, तो 2025 में अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। कॉलेज इसलिए चले जाओ क्योंकि एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा होता है, जनरली अगस्त में डेट्स होती कॉलेज की, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे करते ही। प्रकाश देखो, इक्वेशन टू इक्वेशन थोड़ा बहुत आंसर वेरी करता है। अब तुम्हें यहां पर किस इक्वेशन से करना है वो थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर यहां पर सारे डेटा दे रखे हैं, जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट, तो रिडबर्ग इक्वेशन से कर लो, आंसर नियर बाय आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी रेंज बनती है, हो जाएगा। डन। अच्छा, इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन थे, और कौन से क्वेश्चंस थे? S2 11 से लेके 18 तक, बोलिए। S2 में कोई डाउट? सृजन यार 14th क्वेश्चन में क्या हो गया भाई? डिस्कस कर चुका हूं मैं शायद 14th। सही आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा किया वैसे कर दो, हो जाएगा। S2 पर आ जाओ। S2 में क्या डाउट है? इलेवन से लेके 18 तक। जस्ट अ मिनट, आपके कमेंट चले गए। सब में ही डाउट है। 11th में तो रेशियो निकालना हो जाएगा। 12th ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन में क्लास में करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट देखो, आप ए पार्ट भी कर चुके हो, बी पार्ट भी कर चुके हो, वेवलेंथ आप निकाल चुके हो, बी पार्ट में वेवलेंथ आप निकाल चुके हो। सी पार्ट अनसर्टेनिटी इन दी मोमेंटम दे रखी है। तो याद करो, मैंने आपको क्लास में ही फॉर्मूला लिखवाया था, डीपी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, याद है? अनसर्टेनिटी यानी इसमें एरर पुट करो, एच की वैल्यू पुट कर दो, लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां से अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ आ जाएगी। समझ में आ गया? मोमेंटम में अनसर्टेनिटी यानी एरर दे रखी है, 6.62 इंटू 10⁻⁻28। लेमडा आप निकाल चुके हो, एच की वैल्यू पता है, पुट कर दो, आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, लिथियम प्लस टू में कोई इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से सिक्स्थ में जंप कर रहा है, हायर लेवल से सिक्स्थ में जंप कर रहा है। आपको उस हायर लेवल की वैल्यू पता करनी है। तो अब यहां पर थोड़ा रिवर्स में जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। इसकी एनर्जी आप सबको पता है कितनी होती है, -13.6, -3.4 और ये आती है -1.51, राइट। एनर्जी -1.51, यानी इतनी एनर्जी तो इसको बाहर निकालने में देनी पड़ेगी। फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो उसकी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, तो आपको वेवलेंथ भी दे रखी है 12.016 एंगस्ट्रोम इक्वल्स टू √150/V, राइट। यहां से अगर हम इसका स्क्वायर करें, मेरे हिसाब से ये वैल्यू ही 1 आ जाएगी, नहीं? ये वैल्यू 1 आ जाएगी क्या? इसकी जगह यहां पर कहा जा रहा है कि इसका स्क्वायर वैल्यू किसके, 150, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया स्क्वायर, और ये यहां से 150/V हो गया। और इधर ये वैल्यू दे रखी है 150, ये V की वैल्यू आ गई। इसी को रीअरेंज करना है यार। वन ही आ जाएगी क्या? 1 आ जाएगा, V इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। V इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिल गई, 2.51। अब आपको ये देखना है कि लिथियम प्लस में कहां से कहां का जंप होगा, तो 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। कहां से कहां का जंप होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी तो आयनाइज करने में, और फिर एक्स्ट्रा कितनी मिली, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपको ये देखना है कि टोटल जो फोटोन लिथियम प्लस टू से आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 2.51 इलेक्ट्रॉन, राइट, जो कि 13.6 लिथियम प्लस के लिए Z 1/N1 स्क्वायर विच इज थर्ड या 36/1/N2 स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, यही करेंगे ना। एग्जैक्ट 1 नहीं आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियर बाई ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 में एक इलेक्ट्रॉन है मरकरी वेपर्स। मरकरी की वेपर्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जिनको हमने 4.5 वोल्ट से एक्सिलरेट किया, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 4.5 वोल्ट से एक्सिलरेट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और इन इलेक्ट्रॉन्स को मरकरी ने एब्जॉर्ब कर लिया, मरकरी ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो 0 हो गई। तो ये एनर्जी कहां गई, ये एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज हो गई। तो ये फोटोन की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी, ये फोटोन की क्या हो गई, एनर्जी हो गई। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उस फोटोन की वेवलेंथ कैसे निकालोगे, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, बट अब किसकी हो गई, फोटोन की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आ गया, उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, मरकरी वेपर्स ने। तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी खत्म, वो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, फोटोन में। तो ये फोटोन की हो गई एनर्जी,
फोटोन की एनर्जी और उसको hc/λ के बराबर कर दिया। जस्ट अ मिनट, ये बार बार कमेंट चले जाते हैं यार। वेट करो जी, वेट करो। और क्वेश्चन नंबर 16 में भी आप सोचो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, थोड़ा सा समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं। क्या होता है, एक कोई भी सोर्स होता है जिससे अल्फा बीटा पार्टिकल आपने सुने, बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ना, वो बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। एक्सरे मशीन में क्या किया जाता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है ताकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। और जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल से टकराते हैं, हैवी मेटल से टकराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको दे देते हैं। हैवी मेटल्स क्यों जरूरी है कि हैवी मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेके आयोनाइज नहीं होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं, हायर लेवल में चले जाते हैं। और जब वो वापस से हायर से लोअर लेवल में आते हैं तो वो फोटोन एमिट करते हैं, हायर से लोअर लेवल में आते हैं तो वो फोटोन एमिट करते हैं। अब जब वो हायर से लोअर लेवल में आते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ वाले फोटोन एमिट करते हैं, किसी की एनर्जी कम, किसी की एनर्जी ज्यादा। बट मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, जो फोटोन यहां से निकलेगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकती है, वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी पूरी किसी इलेक्ट्रॉन को दे दे, वो हायर लेवल में चला जाए, और वो जो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जा रहा है वो डायरेक्ट जंप करके वापस लोअर लेवल में आ जाए। वैसे तो यहां से बहुत सारे फोटॉन्स एमिट होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यहां पर इस एक्सरे ट्यूब में क्या कहा जा रहा है, 20 किलो वोल्ट यानी 20,000 वोल्ट, इतने पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मैक्सिमम इतनी एनर्जी वाला फोटोन एमिट हो सकता है। तो ये अगेन अब किसकी एनर्जी हो गई, फोटोन की एनर्जी हो गई। इसको आप किसके बराबर कर दो, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 17, वैसे मुझे लगता है ऐसे ही क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, ke² अपॉन 3r³। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए du अपॉन dr, तो ये माइनस का प्लस, ke², 3 ऊपर आ जाएगा 3r⁴, राइट। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, फोर्स विच इज माइनस du अपॉन dr इक्वल्स टू ke² अपॉन r⁴। और मैंने आपसे कहा था अगर फोर्स माइनस में हो मतलब ये अट्रैक्शन का होता है, यहां से फोर्स पता चल गया। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 और दूसरी इक्वेशन सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इस बार इस क्वेश्चन में किसके बराबर होगा, ke² अपॉन r⁴, r⁴। 18th क्वेश्चन थोड़ा और ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। गर्व उससे नहीं कर सकते, 2 टाइम्स टोटल एनर्जी से नहीं कर सकते। ध्यान रखना वो तब है जब बोहर मॉडल की बात कर रहे थे। अदर देन बोहर मॉडल ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर हो, वो वहां पर आ रहा है, हर जगह वो इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए स्टेप्स जो है उसी को फॉलो करो, कोई चांस मत लो।
याद करो मैंने आपको एक क्वेश्चन क्लास में भी करवाया था, ऐसा ही नहीं करवाया था, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का मैंने एक फॉर्मूला दिया था एल एन के या के एल एन आर का, याद आ रहा है? उसमें फॉर्मूले अलग ही आए थे। बहुत बढ़िया तनिष्क, रिवीजन कर रहे हो, अच्छी बात है। चलिए 18th क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा यार। हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं 18th क्वेश्चन की, जितने भी फोटॉन्स उस सोर्स से निकल रहे हैं, जितने भी फोटॉन्स इस सोर्स से निकल रहे हैं, वो सारे फोटॉन्स तो इससे नहीं टकराएंगे मेटल प्लेट से, क्योंकि इसका एंगल कितना है 120 डिग्री, और ये जो सोर्स है ये तो सभी डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा। तो सिंस इसका एंगल 120 डिग्री है, तो मान लो यहां से अगर n फोटॉन्स एमिट होते हैं तो इसके 1/3 ही इस मेटल प्लेट पर टकराएंगे, 1/3 ही इस मेटल प्लेट पर टकराएंगे, और जितने फोटॉन्स टकराएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे पर सेकंड। तो कितना चार्ज फ्लो होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अब आपको बस इस n की वैल्यू निकालनी है, इस n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जितने फोटॉन्स टकरा रहे हैं पर सेकंड उतने ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, कूलॉम्स पर सेकंड, कूलॉम्स पर सेकंड, यही तो आपकी क्या है? करंट, एम्पियर। एस नेक्स्ट चैप्टर से पहले एस सच गैसियस में पहले 6 चैप्टर्स हो गए, लेक्चर्स हो गए तो बहुत है, कर लो बाकी भी। लेकिन रिडॉक्स के लिए मेनली कंसंट्रेशन टर्म, मोल कॉन्सेप्ट ये ज्यादा चाहिए। रिडॉक्स चैप्टर के लिए कंसंट्रेशन टर्म, मोल कॉन्सेप्ट, हल्की बहुत थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स का आइडिया होना चाहिए। आर्यन कह रहा है कि सर आपने तो पूरा ही बता दिया। बात तो सही है आर्यन, पूरा ही बता दिया मैंने। अब चलिए वापस से आते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 तरह के कर्व्स प्लॉट करवा दिए थे, याद है? आर वर्सेस स्मॉल आर और आर स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर। ये 2 तरह के कर्व्स हम प्लॉट कर चुके हैं। क्या कहती है जनता? किसी भी ऑर्बिटल के लिए 1s 2s 2p 3p, क्या हम उनके लिए ये कर्व्स प्लॉट कर सकते हैं? कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमें पता है, n-l-1, जिसे आप नंबर ऑफ रेडियल नोड्स भी बोलते हो, रेडियल नोड्स, उतनी बार ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना 0 और इंफिनिटी को काउंट नहीं करते हैं, 0 और इंफिनिटी को काउंट नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे? n-l-1, उतनी बार कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। अक्षत, जब से मैंने स्कूल में बताया कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के गोड से पढ़ता हूं, मैम हमेशा मुझसे ही क्वेश्चन करवाती है और मैं कर देता हूं। अक्षत, अक्षत कौन से क्वेश्चन स्कूल में है? तुम्हारी स्कूल का लेवल तो जबरदस्त है यार। जब से मैंने स्कूल में बताया कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट हाँ जब से मैंने स्कूल में पढ़ाया है आगे जो ठीक है। सर सीनियर्स आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से डरते हैं या डराते हैं? मत डरो बेटा, टेंशन मत लो। अनुष्का का कहना कि मेरे 4 रिवीजन कंप्लीट हो गए, बहुत बढ़िया। भूमि का कहना सर क्या मेरा कमेंट विजिबल है? सबके कमेंट विजिबल होते हैं, बस मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे कोर्स कंप्लीट करना होता है। मैं इधर उधर की बातें करने लगा तो तुम्हारा भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम मुझे गालियां दोगे।
हाँ, इसीलिए ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर मैं इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हूं। तुम ध्यान रखो कि सर लाइन पर आओ वापस, इधर उधर की बातें मत करा करो, हमारा टाइम निकला जा रहा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? और तुम लोग उल्टा करते हो। मैं पढ़ाने लगता हूँ, मुझे इधर उधर कोई इधर डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई इधर करता है, कोई इधर करता है, कोई इधर टांग खींचता है, कोई इधर हाथ खींचता है। नहीं, काउंटिंग चालू कर दो। पहले ऐसा होता था ना ऑनलाइन क्लास में, तो जनता, अभी तो खैर दिन बहुत है लेकिन फिर भी सोचो, सोचो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2025 2025 का जेई मेंस का एग्जाम जनवरी में होता है। तो तुम्हारे पास लगभग कितने दिन बचे हैं? 365। और इसमें इस साल में कितने दिन बचे? जुलाई जस्ट गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीनों के लगभग लगभग 155 दिन। 155 दिन, अगले साल के 365 दिन। 365 और 155 कितने हो गए? 70 70 नहीं, 520 दिन, नहीं 520 दिन। राइट? हाँ, अब सोचो, ज्यादा नहीं है। कितने चैप्टर बाकी है? सोचो हर दिन आप कितना घंटे पढ़ लोगे? 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे? सोचो, इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करता हूं, है एवरेज 10 घंटे मान लेते हैं, क्योंकि किसी दिन होगा किसी दिन नहीं होगा, तो 5,000 घंटे। 5,000 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, चलो 5500 मान लो। 5500 तो मतलब लगभग तो, नहीं नहीं, 5,000 भी माने तो लगभग लगभग 1800 घंटे फिजिक्स में, 1800 केमिस्ट्री, 1800 मैथ्स, है ना? 5400, 5,400 हो गया। 11 घंटे एवरेज मान लिया मैंने, ठीक है। 5,400 आवर्स। 5,400 आवर्स में से केमिस्ट्री के कितने आए? 1,800 घंटे, 1,800 आवर्स। 1,800 आवर्स में से फिजिकल के पास कितने हैं? 600 आवर्स। 600 आवर्स। अब सोचो 600 आवर्स में फिजिकल का लिए टाइम बचा हुआ तुम्हारे पास। अब उसमें से मैं आपको बता दूं, इन 600 आवर्स में से अभी तक एटॉमिक हो गया ना, तो रफली आप मान के चलो 15 15 15 45, यानी लगभग 100 लेक्चर तो मैं आपके और लूंगा। 100 लेक्चर्स के आसपास तो मुझे ही चाहिए। तो यानी 150 घंटे तो उसमें से गए। राइट? और नॉर्मली मैं बोलता हूं कि अगर एक लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो, एक लेक्चर अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो एवरेज 2 आवर्स का तो होमवर्क ही होता है। तो 100 लेक्चर्स अगर आपने किए हैं, सुनना मेरी बात को बड़ा सही है। देखो, दो मैं पढ़ाता केमिस्ट्री हूं, लेकिन मुझे मैथ्स ज्यादा आती इस टाइप की। वो वाली मैथ्स तो नहीं आती, बट इस टाइप की जरूर आती। 100 लेक्चर्स मैं आपको मोटा मोटी और पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो 100 लेक्चर्स, तो 200 घंटे तो आपके होमवर्क में चले जाएंगे। 150 लेक्चर आपके क्लासेस में चले गए। 350 चले गए, बचे कितने आपके पास? 250। 200 से 250 घंटे, जिसमें आपको रिवीजन करना है बार 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 बार। हाँ, 11 12 दोनों के मिला के बेटा, 11 12 दोनों में मिला के ही बात कर रहा हूं।
यानी यूं मान के चलो, सुनो मेरी बात, सुनो, 200 घंटे रिवीजन के हैं और 200 घंटे ही आपके वापस होमवर्क के भी 200 घंटे, रिवीजन के भी 200 घंटे। तो ये ध्यान रख लेना, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। अगर कोई ये सोचता है कि बहुत टाइम है, खराब मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। चलो, मोटी मोटी एक डेटा आपको दे दिया मैंने, और ये तब है जब डेली आज 11 घंटे पढ़ते हो। 11 आवर्स डेली, सोच लो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। 11 आवर्स पर डे इंक्लूडिंग क्लासेस, तब जाके ये सीन है। अगर इसमें कम किया तो सोचो क्या होगा। 1 घंटा भी डेली कम पढ़ोगे तो डायरेक्ट 500 घंटे गायब। अगर 11 का 10 किया तो 500 घंटे गायब। सोच लो अब, खट से 500 घंटे, 10 से 9 फिर 500 उड़ गए। सौ लेक्चर्स कम नहीं है बेटा, तो फिजिकल के काउंट कर रहे हो तुम। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मैथ्स, फिजिक्स। अगर फिजिकल के सोचो 100 है, मैथ्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के भी 100 और मान लो, तो 300 तो इधर हो गए। 300 लेक्चर इधर हो गए, 300 मानो तो 900 लेक्चर, कम थोड़ी होते हैं। कोई कह रहा है सर 11 का 12 कर दूं तो मैं 500 घंटे, और करके तो देखो बेटा, बोलने में तो बड़ा आसान हो रहा है। 11 के 12 आवर्स कर दूं तो 500 घंटे और मिल जाएंगे, करके देखो। मेरा तो है ना मोटिवेशन करने का तरीका थोड़ा अजीब सा, मैं डरा तक के एक मोटिवेट करता हूँ। हाँ, देखो बेटा, सीधी सी बात बताता हूँ, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, यू नो? हाँ हाँ, बताओ अब, इसका आंसर पता ना सब? हम्म, हाँ, तो इसलिए जब प्रेशर पड़ता ना, तुम्हारा पोटेंशियल पता कब निकल के आता है? जैसे मैं तो साफ कहता हूं, तुम कितनी तेज स्पीड से दौड़ सकते हो तुम्हें खुद को नहीं पता। वो जो परफॉर्मेंस तुम्हारी पता कब निकल के आएगी? तुम कितनी स्पीड से दौड़ सकते हो, कब कब पता चलेगा तुम्हें? सोचो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। तब देखना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई, वो क्या होता है ना, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, दौड़ ही नहीं पाते, तो फिर उनका तो कुछ नहीं हो सकता। चलो, इधर उधर की बातें, काम की काम करें, बातों में कुछ। गणेश कह रहा है सर प्लीज हेल्प, मेरा ऑलमोस्ट 77 प्लस 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 प्लस। ये बेटा 77 तो समझ में आया, गणेश लिखता है कि मेरा 77 प्लस 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 लेक्चर्स का बैकलॉग है। तो यार इतने सारे प्लस का क्या मतलब निकालूं, मतलब मुझे ये समझा दो है। मतलब इतने सारे प्लस का क्या, 77 प्लस 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 प्लस, सीधा सीधा बोलो ना भाई, सारे लेक्चर्स का बैकलॉग है? एक प्लस का मतलब समझ में आता है, इतने सारे प्लस का मतलब तो जितने भी लेक्चर्स हुए हैं सबका ही बैकलॉग।
हाँ बेटा, कोई हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी, तुम ही कर सकते हो केवल। और ये पूछने के बजाय टाइम मत खराब करो। इतने टाइम में जो भी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे डेली जितना भी टाइम मिलता है ना, उसमें वो बैकलॉग कवर करो। और बैकलॉग कवर करने से पहले एक और चीज क्लियर कर लो, एक और पॉइंट क्लियर कर दो। पहले ये सोच लो कि क्या अब तुम डेली 13 आवर्स 14 आवर्स पढ़ सकते हो, तो ये बैकलॉग क्लियर होगा। अगर नहीं पढ़ सकते तो कुछ नहीं होने वाला। 13-14 आवर्स जब तक नहीं पढ़ोगे ये बैकलॉग क्लियर नहीं होगा। तुम सोचो कि मैं सर 4-5 घंटे डेली पढ़ सकता हूं, बताओ बैकलॉग कैसे क्लियर होगा? तो क्लियर नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ोगे तो ये कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो पहले ये सोचो कि भैया 15, 13, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा डेली के 3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे। सोचो, हर दिन अगर मैं मान लू 10 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो वो एक्स्ट्रा कितना पढ़ रहे हो? 13 घंटे, 3 घंटे, कितने दिन लगेंगे कवर करने में? चलो छोड़ो, अभी बातें बहुत हो गई। बाकी की जनता कह रही कि सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अब लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो आर स्क्वायर वाला कर्व ये क्या बताता है? ये कर्व लेट से 1s या 2s के लिए, ये 1s का कर्व प्लॉट कर रहा हूं, ये 1s के लिए है। ये हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर अगर आपने ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं, P1, P2, P3, तो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, वो आंसर वही रहेगा। P1, P2, P3, वेरिएशन वही रहेगा। किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। बट अब ढंग से मेरा क्वेश्चन सुनना, ढंग से मेरा क्वेश्चन सुनना। मैं क्या पूछ रहा हूं वो सुनना अच्छी तरह से, फिर जवाब देना। राइट? अगर मैं ये कहता हूं कि इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल, अगर हम न्यूक्लियस से किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? तो आंसर इज कम हो रही है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है तो जाई स्क्वायर भी कम होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन लेकिन अब एक दूसरे क्वेश्चन पर आ रहा हूं, बट उससे पहले एक दूसरा एक एग्जांपल यूज करता हूं। लेट्स से क्लासरूम है जिसमें आप बैठे हुए हो, बीच में आपके चारों तरफ स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली, राइट? आपके चारों तरफ स्टूडेंट्स होंगे। अब मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार ये बताओ कि आपसे 1 मीटर डिस्टेंस पर, 1 मीटर डिस्टेंस पर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? लेट से ये क्लास में स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट है, इस तरह से यहां पर आप सभी बैठे हुए हो, समथिंग लाइक दिस। और अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ, ये आप यहां बैठे हुए हो और आपसे 1 मीटर डिस्टेंस पर कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो आप क्या करोगे? ये मान लो ये 1 मीटर की डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस है? 1 मीटर। तो क्या 1 मीटर पर एक ही स्टूडेंट होगा? क्या 1 मीटर पर एक ही स्टूडेंट होगा? भाई 1 मीटर में इधर भी एक स्टूडेंट है तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कितने हो गए? 4 हो गए सब। यानी सभी डायरेक्शन में देखोगे ना,
केवल एक डायरेक्शन में नहीं। अगर मैं कहता हूं 1 मीटर पर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सभी डायरेक्शन में देखोगे, इधर भी 1 मीटर देखोगे, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे, इधर भी देखोगे। इवन ये तो 2D है, 3D होता तो ऊपर भी देखना पड़ता, नीचे भी देखना पड़ता, किसी साइड में भी देखना पड़ता, सभी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, सभी डायरेक्शन में। यानी 1 मीटर का यूं कह दो राइट नाउ, तो मैं 1 मीटर का ये 1 मीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। 2 मीटर का हो गया तो 2 मीटर का एक सर्किल, 3 मीटर है तो 3 मीटर का एक सर्किल, ऐसे ही करूंगा। बट अगर 3D में है तो क्या सोचेंगे? स्फीयर। ऑब्वियसली। अच्छा क्या लगता है, ऐसे ही बता रहा हूं, क्या लगता है 1 मीटर पे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे या 2 मीटर पर ज्यादा होंगे या 3 मीटर पर ज्यादा होंगे? क्या लगता है 1 पर ज्यादा होंगे, 2 पर ज्यादा होंगे या 3 पर ज्यादा होंगे? 1 2 3 में। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस बढ़ती जा रही है। 3 पर ज्यादा पॉइंट्स आएंगे, 2 पर कम आएंगे, 1 पर और कम आएंगे। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि 3 पर सरकमफ्रेंस ज्यादा है, 2 पर सरकमफ्रेंस कम है, 1 पर सरकमफ्रेंस और कम है। जैसे 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 रेडियस बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ते जाएंगे। हाँ या ना? सही बात है या नहीं? कोई कह रहा है इक्वल होंगे। इक्वल होंगे क्या? 1 मीटर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 2 मीटर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल होंगे क्या? इक्वल होंगे या 3 पर ज्यादा होंगे? कोई कह रहा सब पर 4 ही होंगे। क्यों 4 होंगे सृजन सब पर, बताओ। मिनिमम 4 तो आ ही जाएंगे भाई। अगर ये वाला पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है तो ये भी लाई करेगा, ये भी लाई करेगा, ये भी। अब हो सकता है 1 2 पॉइंट और लाई कर जाए। सरकमफरेंस ज्यादा होगी तो ज्यादा होंगे। और यूं मान लो, तुम्हें अभी लग रहा है ना ये पॉइंट दूर दूर है, इनके बीच में एक और पॉइंट और लगा देता हूं, इन सब के बीच में एक एक पॉइंट और लगा दो। ठीक है, तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली पॉइंट ज्यादा है तो इस सरकमफरेंस पर नंबर ऑफ पॉइंट्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे। गॉट इट? अब मेरा क्वेश्चन यहां पर वापस आता है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है। अब मैं अगर आपसे यहां पूछता हूं कि बताओ इन 1s ऑर्बिटल 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या 2 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा होगी या 3 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा होगी? किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? अब जब मैं 1 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा हूं, 2 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा हूं, 3 एंगस्ट्रॉम, तो क्या केवल एक ही डायरेक्शन में 1 एंगस्ट्रॉम पर देखोगे? क्या एक ही डायरेक्शन में देखोगे? नहीं, ये एक पॉइंट पर है। अब मैं जब पूछ रहा हूं तो 1 एंगस्ट्रॉम पर एक पूरी स्फेरिकल सरफेस पर सोचोगे, 2 एंगस्ट्रॉम पर पूरी एक स्फेरिकल सरफेस, 3 एंगस्ट्रॉम पर एक पूरी स्फेरिकल सरफेस। यानी अब जब मैंने ये पूछा कि 1 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा होंगे या 2 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा होंगे या 3 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा होंगे, तो मैं एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं एक सरफेस की बात कर रहा हूं। यानी अब जो हमारा कंपैरिजन है वो सरफेस पर है, S1 S2 और S3 पर, पूरी सरफेस पर है। अब हमें सरफेस पर कंपेयर करना है। इसका आंसर तो पता है मुझे कि P1 पर ज्यादा होगी, P2 पर कम होगी, P3 पर, बट ये पॉइंट्स पर है। यहां सरफेस आ गई। अब सरफेस पर क्यों आंसर बदल सकता है? वो इसलिए बदल सकता है क्योंकि 3 एंगस्ट्रॉम पर जो सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा होगा। हाँ, ये कह सकते हो कि 3 एंगस्ट्रॉम पर किसी भी एक पॉइंट पर, 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर कोई भी अगर आप एक पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, यहां पर कोई भी पॉइंट लेता हूं तो यहां कम होगी, यहां ज्यादा होगी। लेकिन अब हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना, अब तो हम सरफेस टू सरफेस कर रहे हैं। और 3 एंगस्ट्रॉम पर सरफेस एरिया ज्यादा, 2 पर कम, 1 पर और कम, तो सरफेस एरिया ज्यादा उसका, सरफेस एरिया उसका ज्यादा। जिससे यहां, जैसे यहां सरकमफ्रेंस ज्यादा थी तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे। तो अब सरफेस पर कंपैरिजन करना है,
ध्यान रखना, सरफेस पर कंपैरिजन हो रहा है, S1 S2 S3। जब भी मैं ये बोलूंगा कि बताओ 1 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या 2 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा है या 3 एंगस्ट्रॉम पर ज्यादा है, तो बात सरफेस की हो रही है। हां, मैं ये बोलता हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या 2 एंगस्ट्रॉम पर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं। बट केवल 1 एंगस्ट्रॉम, केवल 2 एंगस्ट्रॉम, केवल 3 एंगस्ट्रॉम बोलता हूं, पॉइंट पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, सरफेस पर हो रहा है। सरफेस पर हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पर अब एक और टर्म डिफाइन होती है जिसे हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको शॉर्ट में हम RPDF भी लिखेंगे। RPDF क्या है इसका मतलब वो समझाऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैथ्स। लेट से न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पर, न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पर अगर मैं कोई एक चलेगा, हां परफेक्ट। अगर मैं न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का स्फेरिकल शेल लेता हूं, स्फेरिकल शेल लेता हूं, तो बताओ इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होगा, जो कि dr बहुत कम है, तो इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होगा, बता सकते हो कोई डायरेक्ट? इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इक्वल्स टू एनीवन, बिल देखो यूं मान लो, इसको ऐसे निकालना होता है 4/3 पाई, ये तो कॉमन आ जाएगा। बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम R+dr का क्यूब माइनस अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम R³। लेकिन ये dr टेंड्स टू 0 है, अब इसको सॉल्व करना पड़ता है और ये वैल्यू फाइनली आ जाती है 4πr²dr। कैसे आती है वो भी चलो बता देता हूं। 4/3 पाई R³ + 4r²dr। लेकिन अब जो बाकी की टर्म्स है ना, dr², dr³, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। 4 नहीं आएगा, यहां गलत लिख दिया मैंने, 3r² dr +3r dr² माइनस r³, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाती है। अब इसको लिख दो, तो ये वॉल्यूम आ गया, राइट? ये क्या आ गया? वॉल्यूम किसका? स्फेरिकल शेल का। अब यहां पर एक और छोटी सी चीज आती है। अभी तक तो हम किसी एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो हम R² की बात कर रहे थे। R² जैसे वेरी कर रहा था, Xi² भी वैसे ही वेरी करेगा, बिकॉज Xi इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ R और इनटू थीटा एंड फाई। तो जब आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे तो ये वाली टर्म तो क्या थी? कांस्टेंट, थीटा और फाई चेंज ही नहीं हो रहा था। तो अगर रेडियल पार्ट बढ़ रहा था तो Xi भी बढ़ रहा था, ये कम हो रहा था तो ये भी कम हो रहा था। यानी जो रेडियल पार्ट का एक्सप्रेशन था वही Xi भी उसी तरह से वेरी कर रहा था। लेकिन
सब सही है बेटा, लिख लो यहां पर। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम तो पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं। अब जब पूरे स्फीयर की बात कर रहा हूं तो थीटा और फाई तो चेंज हो रहा है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि एंगुलर पार्ट कांस्टेंट है, एंगुलर पार्ट कांस्टेंट नहीं कह सकता। तो अब हम यहां पर आर की ही बात कर, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की ही बात करेंगे। और इसका जब मैं स्क्वायर करता हूं तो इसको बोला जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जाई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब हम कंपेयर जो करेंगे वो, अब जब हम बात कर रहे हैं वो केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी की ही बात करेंगे, इसीलिए यहां पर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की ही बात हो रही है। अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यानी जब मैं आपसे अब कह रहा हूं न्यूक्लियस से 1 एंगस्ट्रॉम पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर नहीं पता, क्योंकि उसके लिए एंगुलर पार्ट भी कंसिडर करना होगा, जो कि थीटा और फाई चेंज होने पर चेंज होगा। तो हम केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, राइट। रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होगी मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अब ये चीज हो गई, मैं यहां पर इसको हटा देता हूं। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, ये वॉल्यूम आ गया, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी इन स्फेरिकल शेल, इस स्फेरिकल शेल में रेडियल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये क्या, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। और इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये क्या आया आपके पास पता है, इस स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी आई है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जैसे जाई स्क्वायर को डीवी से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है, यहां पर आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसीलिए रेडियल प्रोबेबिलिटी आ गई, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसीलिए रेडियल प्रोबेबिलिटी, जाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता तो प्रोबेबिलिटी आ जाती। तो यहां अभी केवल क्या आई हमारे पास, रेडियल प्रोबेबिलिटी आ गई। बट ये कब है, इस डी आर थिकनेस में, इस डी आर थिकनेस में। अब क्वेश्चन आता है रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ऑफ स्फेरिकल शेल। पर यूनिट थिकनेस के लिए क्या करूंगा, डीआर से डिवाइड कर दूंगा, डीआर से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ये डी आर वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये क्या आ गई, रेडियल प्रोबेबिलिटी पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस। अब यू मान लो कि थिकनेस पर यूनिट बहुत कम है, तो पर यूनिट थिकनेस को आप एक केवल सरफेस की तरह सोच सकते हो, पर यूनिट थिकनेस को आप एक केवल सरफेस की तरह सोच सकते हो। यू मान लो थिकनेस हम एंगस्ट्रॉम में सोच रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम थिकनेस जो कि बहुत कम है, या कुछ भी थिकनेस मान लो, यानी वो बहुत कम है, और इतनी कम थिकनेस है कि उसको आप एक सरफेस की तरह सोच सकते हो, उसको एक सरफेस की तरह सोच सकते हो। यानी ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है, आर की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम पुट कर दोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस है, 1 एंगस्ट्रॉम सरफेस पर जो स्फेरिकल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी पूरी सरफेस पर बता रहा है। स्फेरिकल सरफेस पर आर की वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम पुट कर दोगे तो 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? यानी ये एक्सप्रेशन आपको किस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, पूरी स्फेरिकल सरफेस पर, स्फेरिकल सरफेस पर। तो अगर मुझे सरफेस टू सरफेस कंपेयर करना है,
अगर मुझे सरफेस टू सरफेस कंपेयर करना है तो मुझे इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा, और इसी को बोला जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको क्या बताता है? एक सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी बताता है। तो अब बात जब आएगी सरफेस टू सरफेस, तो कंपैरिजन इससे करना होगा। अब इससे चेंज क्या होगा? कह सकते हो सर आर स्क्वायर तो पहले भी था, लेकिन वो सारे एक्सप्रेशन और किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 4 पाई आर स्क्वायर से। अब एक्सप्रेशन जो भी थे हमारे वो बदल जाएंगे, यानी अब मैं कर्व किसके बीच में प्लॉट कर रहा हूं? आरपीडीएफ वर्सेस स्मॉल आर। अब आप सोचो 1s का जो कर्व था, 1s सॉरी इक्वेशन जो थी 1s की, पता वो क्या थी? समथिंग सम कांस्टेंट 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, याद करो इस तरह, माइनस ई की पावर आर अपॉन ए नॉट। तो इसका आरपीडीएफ क्या होगा? आरपीडीएफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ 1s, ये इसका स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सी 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नॉट की पावर 2। देखो इस कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाए क्यूब हो जाए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें केवल आर से मतलब है इससे। तो ये जो एक्सप्रेशन है, बाकी सबको मैं कांस्टेंट की टर्म्स में लिख रहा हूं, सी डैश आर स्क्वायर ई की पावर माइनस 2r अपॉन ए नोट। यानी अब 1s का कर्व भी जो है उसमें भी आर की टर्म आ गई, 1s के कर्व में भी एक आर की टर्म आ गई जो पहले नहीं आती थी, पहले नहीं आती थी, वो केवल पी और डी में आती थी। तो इवन अब 1s का कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 1s का कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जैसे P का हो रहा था, यानी आर पी डी एफ। इसको मैं उधर बना देता हूं, 1s के लिए कर्व आर पी डी एफ वर्सेस आर, और ये कर्व भी अब ऐसे ही जाएगा, ये 1s का कर्व भी ऐसे ही जाएगा, वो भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। इवन हां, अभी मैं आगे बताऊंगा, ये 1s का कर्व हो गया। अब s वाले सारे जो कर्व्स है वो भी सब ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। p वाले तो पहले भी हो रहे थे, p वाले तो पहले भी हो रहे थे। p वाले केस में क्या होगा? r की कुछ टर्म तो पहले ही थी, r स्क्वायर और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? r की पावर 3, r की पावर 4। तो अब सारे ही कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, सारे ही कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। इनफैक्ट 1s का कर्व ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करता, 2p का भी ऐसे ही होगा, 3d का भी ऐसे ही होगा। अब 1s 2p 3d के कर्व ऐसे ही होंगे, 1s 2p 3d। लेकिन 1s से थोड़ा सा समझते हैं पहले इस चीज को, पहले अभी इस पे मत जाओ कि 2p 3d, 1s पर फोकस कर लो। अब जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये 1s का ऑर्बिटल है, ये 1s का ऑर्बिटल है। अब मैंने आपसे क्या पूछा था? इन स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर स्फेरिकल सरफेस पर बात करें तो आप कह सकते हो, लेट से ऐसे कुछ है, ये S1, ये S2, ये S3 और ये S4। तो S3 तक तो बढ़ रही है, S3 तक तो बढ़ रही है, फिर वापस से कम हो रही है। यानी ये कहना कि इन स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान रखना, रेडियल प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, नहीं, बढ़ रही है, बढ़ रही है। मैक्सिमम होगी फिर कम होगी, मैक्सिमम होगी फिर कम होगी। यानी पॉइंट टू पॉइंट आंसर अलग है, सरफेस टू सरफेस आंसर अलग है, वो सेम नहीं है। और इनफैक्ट इस पॉइंट को पता है क्या बोला जाता है? आर मैक्स। इसको बोला जाता है आर मैक्स, जहां पर यानी जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज आर मैक्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बट किसी एक पॉइंट पर नहीं, पूरे सरफेस पर।
लेट से अगर ये वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम आती है तो मैं कह सकता हूं 1 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अगर ये वैल्यू 2 है तो 2 एंगस्ट्रॉम पर जाता है। जब मैं 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा हूं, मैं पूरी स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहा हूं। और यहां आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। क्या हम ये आर मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम इस आर मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या करना होगा? मैक्सिमा। उसके लिए इस आरपीडीएफ को डिफरेंशिएट करना होगा। ये आरपीडीएफ है, ये आरपीडीएफ है, इसको क्या करना होगा? डिफरेंशिएट। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करके क्या कर दो? 0 कर दो। समझ में आ रही मेरी बात? इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। मैक्सवेल इक्वेशन को भी किया हमने, यूएमपीएस निकाला हमने इसी तरह से। यूएमपीएस याद है आपको? राइट? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, भी थोड़ा फोकस इस पे रखते हैं। ये पता है आर मैक्स की वैल्यू कितनी आती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, विच इज ए नॉट। अब आप सोचो, ये श्रोडिंजर मॉडल क्या कह रहा है? श्रोडिंजर ये कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जो 1s में इलेक्ट्रॉन है, 1s इलेक्ट्रॉन जो है, उसकी इस डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। कौन सी डिस्टेंस पर? 0.529 एंगस्ट्रॉम पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और बोहर मॉडल क्या कहता है? बोहर मॉडल क्या कहता है कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी? 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, यानी एंगस्ट्रॉम। दोनों में डिफरेंस है। बोहर कहता है कि हमेशा इसी डिस्टेंस पर होगा। श्रोडिंजर इक्वेशन से हम कह रहे हैं कि हमेशा इस पर नहीं होगा, हमेशा इस पर नहीं होगा, बट इस डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। दोनों के रिजल्ट्स मैच कर गए। लेकिन आप सोचो, बोहर मॉडल के रिजल्ट्स आप और हम खुद निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, यहां तक वैल्यू तक निकाल सकते हैं। ये अगर यही चीज यहां से निकालनी पड़ेगी तो कम से कम 3-4 साल पढ़ना पड़ेगा आपको। केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके शायद हम इस लेवल तक पहुंच पाए, और वो भी विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। और वही रिजल्ट बोहर ने ऐसे ही चुटकियों में निकाल दिया, चुटकियों में निकाल दिया। दो डिफरेंस है, दो डिफरेंस है। बोहर कहता है कि उसी जगह पर होगा। बोहर मॉडल का फील अलग है बिल्कुल। बोहर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक क्लाउड की तरह हम मान रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस बहुत सारा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सही है, बट बोहर मॉडल यार ठीक ठाक आंसर तो निकाल रहा है ना यार। एग्जैक्ट की छोड़ो, परफेक्शन के पीछे मत जाओ कि 100% सही आंसर, वो तो आ ही नहीं सकता। लेकिन 90% आंसर में लगाने के लिए बोहर मॉडल तो बड़ा थोड़ा सा, इतने इससे ही काम हो जाए। यानी वही आंसर बोहर मॉडल बहुत आसानी से निकाला। हाँ एग्जैक्ट नहीं, बट ठीक ठाक तो ही है। तो वो मैच कर रहा है साहब। आप सोचो, गजब। खैर, मैं जस्ट आपको एक डेटा शेयर कर रहा हूं। तो ये क्या आया आपके पास कि हाँ ध्यान रखना, ये सरफेस टू आरपीडीएफ यूज कर रहे हो, मतलब सरफेस। और इस पर जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई मेंस में भी आ चुके हैं। ध्यान रखना, बहुतों को डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। बहुतों को यही नहीं समझ में आता कि यहां पर अगर मैं आरपीडीएफ की जगह ये लिख दूं ना 4πr², कैपिटल R², तो बहुतों को ये समझ में नहीं आता है कि हम ये कर क्या रहे हैं, ये बता क्या रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R², ये इस कर्व में, और 4πr², कैपिटल R², इस कर्व में डिफरेंस क्या है, इन दोनों कर्व में डिफरेंस क्या, वही समझ में नहीं आता यार। तो ये डिफरेंस बड़ा, यानी ये कर्व एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ये कर्व पॉइंट पर नहीं सरफेस पर बता रहा है।
ये सरफेस पे बताता है, ये पॉइंट पर बताता है, यही दोनों में डिफरेंस है। एक पॉइंट पर बता रहा है, एक पूरी सरफेस पर बता रहा है। और अब सीधी सी बात है, एस ऑर्बिटल का कर्व हो, पी का कर्व हो, सब में आर की टर्म आएगी। अब वो चाहे आर स्क्वायर हो, आर क्यूब हो, आर की पावर 4 हो, कर्व सारे इसी तरह से आएंगे, सारे कर्व इसी तरह से आएंगे। इसीलिए ये 1s का भी है, ये 2p का भी है, ये 3d का भी है, चाहो तो ये 4f का भी लिख लो। हां, लेकिन अगर बात आती है 2s की, तो 2s का तो एक रेडियल नोड आएगा। तो 2s के लिए अगर मैं कर्व प्लॉट करूं, 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर, तो यहां पर अब एक और छोटा सा चेंज, ये एक बार कट करेगा लेकिन इस बार हाइट बढ़ेगी। ये सब एक्सपेरिमेंट इक्वेशन से निकल के आ जाएगा। आप अगर पूछोगे सर आपको कैसे पता चला ये बढ़ती है, तो जब आप 2s के लिए कर्व को डिफरेंशिएट करोगे, 2s के लिए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, तो एक नहीं दो मैक्सिमा के पॉइंट आएंगे, और ये वाला ज्यादा होगा मैक्सिमा, ये वाला कम होगा। तो ये 2s का भी है, 3p का भी है, 4d का भी है, और चाहो तो 5f का भी लिख दो। राइट, अगर मैं और प्लॉट करूं, ये 3s का भी है, 4p का भी है, 5d का भी है, 6f का भी। और कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो वो इसी कर्व की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा। जब भी नंबर ऑफ मैक्सिमा की बात होगी तो यहां कितने मैक्सिमा है? दो। अगर एक रेडियल नोड है तो मैक्सिमा दो है, यानी मैक्सिमा हमेशा नंबर ऑफ रेडियल नोड से एक ज्यादा होते हैं, n माइनस एल माइनस वन प्लस वन, इससे एक ज्यादा, यानी n माइनस एल। आयुष, यहां कर्व इंक्रीज होंगे, आर स्क्वायर वाले डिक्रीज होते हैं, आर स्क्वायर वाले कर्व डिक्रीज होते हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं। ये 3p का कर्व है, 4d का कर्व है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। अलग अलग चीजें हैं, दोनों जगह मिक्स मत करो। विच वन इज मोर प्रिसाइज, अलग अलग पैरामीटर से कंपेयर करने की। ये अलग चीज कंपेयर कर रहा है, ये अलग बता रहा है, आर स्क्वायर अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर ये अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, दोनों इंफॉर्मेशन ही अलग अलग। इसको अभी आ जाएगी, सॉरी, आर स्क्वायर वर्सेज आर, ये एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये पॉइंट्स पर प्रोबेबिलिटी को कंपेयर कर रहा है, ये सरफेस पर कर रहा है, दोनों एंगल ही अलग अलग है। आप क्वेश्चन देखोगे ना जेई के, तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूं जेई एग्जैक्टली वही पूछ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं जेई एग्जैक्टली वही चीजें पूछ रहा है। पढ़ना पड़ेगा बेटा, अगर किसी को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है तो यही पढ़ना पड़ेगा, जेई वाले यही पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, और इससे भी बहुत ऊपर ऊपर चीजें पूछी उन्होंने। मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा, और मैं तो बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको, बहुत टाइम लगा के पढ़ा रहा हूं। अभी तो रेडियल पार्ट पढ़ रहे हो, अभी एंगुलर आना बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा हमेशा रेडियल नोड से एक ज्यादा होगा। अरे भाई सीधा सा, ये दो रेडियल नोड है, मैक्सिमा कितने हैं? 3 है, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड में एक प्लस कर दो तो वो नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाएगा, बात खत्म, इसीलिए +1 कर दिया। फिजिक्स में ये नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, फिजिक्स में बोहर मॉडल तक ही पढ़ाया जाता है, या डी ब्रोगली तक। श्रोडिंगर इक्वेशन फिजिक्स में नहीं पढ़ाई जाती है, वो सब यहीं पर पढ़ना पड़ेगा आपको।
राइट। तो आज के लिए तो अब इतना ही बाकी है, यही कर सकते हैं। इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क में दे देता हूं आपको। चलो नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा, आज तो कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि अभी मिक्स्ड क्वेश्चन है, ये पूरा कंप्लीट होगा तभी होमवर्क दे पाऊंगा। तो आज के लिए कोई होमवर्क अभी नहीं है। होमवर्क मैं आपको दूंगा बट नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तब तक आप पिछले वाला जो हुआ है उसी को वापस से करो। जिन क्वेश्चंस में टाइम ज्यादा लग रहा है आपको, उनको फिर से करो, ये नहीं छोड़ देना। जिन क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगा है उनको फिर से करो, रफ में नहीं करोगे। इसको भी वापस से रजिस्टर में करोगे, इसको भी वापस रजिस्टर में करोगे, तो ढंग से रिवीजन को भी संभाल के रखोगे। राइट। तो चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। रुको यस, बिल्कुल सही कहा प्रकाश, सही लिख रहे हो। सारे कर्व सही है बेटा। राइट साइड वाला आर स्क्वायर का कर्व है, ये आर स्क्वायर का कर्व है, ये अलग कर्व है। दोनों कर्व पे वाई एक्सिस पर तो देखो। चलिए बाय बाय।